नमस्ते। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले बीए फर्स्ट ईयर की जो क्लास ली थी उसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान और परंपरागत राजनीति विज्ञान का अर्थ, विशेषता और क्षेत्र पढ़े थे। आज हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की अर्थ, विशेषता और क्षेत्र का अध्ययन यहाँ करेंगे। हमने राजनीति विज्ञान को दो पार्टों में बांटा था, पुराना और आधुनिक, यानी परंपरावाद या परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। जब हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान पढ़ा था तो उसमें सारी चीज़ें, परंपरागत तरीके, पद्धतियाँ पुरानी, कल्पनात्मक, आदर्शवादी, ये था। तो अब उससे अचानक ऐसी क्या कंडीशन उत्पन्न हुई कि राजनीति जो शास्त्री थे उनको नए राजनीति विज्ञान की ओर आना पड़ा। ऐसी क्या कारण और परिस्थितियाँ थी, तो इसमें से कुछ के मैं आपको बता देती हूँ। कई बार पूछ लेते हैं छोटे क्वेश्चन में, तो ये काम आती हैं। जैसे मध्यम वर्ग का उदय हो गया था औद्योगिक क्रांति के बाद, ठीक है। प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली की स्थापना हो गई थी, उदार लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर कई देशों में समाजवादी व्यवस्था का लोगों ने समर्थन किया, पूंजीवाद के घिनौने रूप के कारण, ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीति विज्ञान ने संस्थागत विधिवादी परंपरा को छोड़कर एक नई दृष्टि अपनाई, जिसके अनुसार समाज व सामाजिक समूहों को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाने लगा। इससे राजवेत्ताओं को वास्तविक या यथार्थ शक्ति की खोज करने को प्रोत्साहन मिला। जैसे वुड्रो विल्सन, वॉल्टर बेजहॉट, लॉर्ड ब्राइस ने इस दिशा में पहल की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की समझ धारणाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यानी मेन जो चेंज हुआ था, लोगों ने पुरानी राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को छोड़कर नए राजनीति विज्ञान को अपनाया था, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था। और इसका प्रेरणा स्रोत शिकागो विश्वविद्यालय है। ये आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शिकागो विश्वविद्यालय वाला। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र व मानव शास्त्र जैसे विषयों के निकट लाने का प्रयत्न किया। यानी ऐसे कौन कौन से जो प्रतिपादक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों के नज़दीक लाने का प्रयास किया? चार्ल्स मेरियम था। चार्ल्स मेरियम के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप राजनीति विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कारण थे जिनसे ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की तरफ लोगों ने सोचना प्रारंभ किया था। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसमें कुछ कमियां भी थी, जैसे उनकी परिभाषा पुरानी हो गई थी, राज्य और सरकार को ही उसने केंद्र बिंदु मान लिया था, सारा अध्ययन औपचारिक था, अध्ययन पद्धतियां भी बहुत संकुचित थी, कम पुरानी थी, ऐतिहासिक थी, तार्किक थी, ऐसे संकुचित अध्ययन था, मतलब उसका क्षेत्र लिमिटेड था। आधुनिक शास्त्री इन्हें अपर्याप्त मानते हैं। इसमें गत्यात्मक राजनीतिक शक्तियों के अध्ययन पर बल नहीं दिया गया था, जो कि सरकार के निर्णय प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में चेंज आए, जिसके प्रेरणा अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों शिकागो विश्वविद्यालय को से मिली। उन्होंने राजनीति विज्ञान को अध्ययन अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया। जो शिकागो विश्वविद्यालय है वो, उसमें चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीति शास्त्रियों का एक समूह बनाया गया, जिन्होंने राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों के नज़दीक लाने का प्रयास किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आती हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। परिभाषाएं हैं जो उनको भी हम, जैसे हमने पहले किया था, एक एक भाग बना के वैसे इसको करेंगे। अब पहला समूह है जो वो कहता है राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कह दिया राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्या हो या वो उसका प्रतिपादक हो। बहुत सारे जो राजनीतिवेत्ता हैं उनका समूह बन जाता है। कुछ लोग राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं, कुछ लोग क्या मानते हैं, उसके हिसाब से वो अपनी परिभाषाएं देते हैं। तो एक समूह है वो राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं का अध्ययन मानता है। राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय मानव का राजनीतिक व्यवहार है, ये कहता है ऐसा समूह। मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला
विज्ञान है राजनीति विज्ञान। जैसा कि व्यवहारवादी कैटलिन आदि मानते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। ठीक है। दूसरा समूह मानता है राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। कुछ वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना शक्ति है। जैसे चार्ल्स मेरियम, लॉसवेल, कैटलिन, मैक्स वेबर, मॉर्गेंथो आदि मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो कि राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरो देती है। लॉसवेल कहते हैं शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति का वितरण, उसका प्रयोग एवं प्रभाव का ही अध्ययन है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। देखो इस एक पॉइंट में कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन निकल कर आ गए हैं कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन किस किसने माना, सारे इनके नाम आ जाएंगे। ठीक है। लॉसवेल ने क्या कहा वो आ जाएगा। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने माना, कैटलिन ने किया जाएगा। तो परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगली जो ग्रुप है वो है ये मानता है तीसरा कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। अब इस व्यवस्था है, शक्ति है, निर्णय प्रक्रिया में जिनके मैं नाम बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट हैं, किसने माना है उस वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किसने माना, कौन सा राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान को ईस्टन और आमंड ने इसे राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन माना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। देखते हैं। ईस्टन और आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य, सरकार और संविधान की अवधारणाओं से व्यापक है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ उसको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन को भी शामिल किया जाता है। ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार है कि किसी भी समाज की पारस्परिक क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था जिससे उस समाज में बाध्यकारी और अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कही जाती है। मतलब बहुत टिपिकल चीज़ें हैं राजनीतिक व्यवस्था। अब हम जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे सारे, व्यवस्था है, संस्कृति है, शक्ति है, वो सब बहुत थोड़ी सी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए थोड़ी सी समझ में धीरे धीरे आती है। अब इसमें जो शब्द आए हैं वो हमें भारी भरकम लगते हैं, लेकिन आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें इनको इजी रूप में हम आपको समझा देंगे। राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। ये किसने कहा है, साइमन और लासवेल ने। साइमन और लासवेल ये दोनों राजनीति विज्ञान को नियम निर्माण और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नियम निर्माण किया जाता है और राजनीतिक जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का काम है निर्णय निर्माण करना, इस तरह राजनीति विज्ञान इसका अध्ययन करने वाला माना जाता है। साइमन कहता है कि राजनीति विज्ञान ये सिखाता है कि प्रशासन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं और ज़्यादा प्रभावी ढंग से निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं। लॉसवेल कहता है राजनीति विज्ञान को एक नीति विज्ञान कहा जा सकता है। इन सारी जो परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जो राजनीति विज्ञान की एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। ज़्यादातर जो लोग हैं उनके अनुसार राजनीति विज्ञान राजनीतिक समाज के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रिया व उसके परिणामों का भी इसके अंदर अध्ययन किया जाना चाहिए। अब आएगा हमारा आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, यानी कि इसका विषय क्षेत्र क्या है, अध्ययन क्षेत्र क्या है। ठीक है। तो पहला है इसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव के राजनीतिक व्यवहार का इसे प्रभावित करने वाले राजनीतिक व गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन इसमें किया जाता है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में। अगला है सत्ता, शक्ति, प्रभाव, नियंत्रण तथा निर्णय प्रक्रिया आदि अवधारणाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है, क्योंकि आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों का मानना है कि ये सारी ऐसी आधारभूत अवधारणा हैं जिनकी पृष्ठभूमि में ही राज्य संस्थाएं काम करती हैं। समाज का अध्ययन, इसमें समाज का अध्ययन भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उचित रूप से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक उसका व्यवहार है, सामाजिक उसकी स्थिति है, सामाजिक उसका सम्मान है, रेपुटेशन है, उसके हिसाब से वो राजनीति में अपना भाग निभाता है। इसलिए उसकी समाज का भी इसमें अध्ययन किया जाना चाहिए, उसके सामाजिक जीवन का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। अन्य विषयों का अध्ययन में अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यानी हम अपने विषय के साथ में अगर सारे विषयों का अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं, उसकी अच्छी चीज़ों को अपनाते हैं, तो ऐसा दृष्टिकोण अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। इसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है।
अंततः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर अन्य विषयों जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, मनोविज्ञान आदि अन्य विषयों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। राज्य की औपचारिक व न्यायिक संरचनाओं के बजाय अब उनकी प्रक्रियाओं, कार्यवाहियों और सरकारी कार्यवाहियों के अध्ययन पर